मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम है, जिसने ये सारी कायनात को बनाया है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान गनी है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो जैसे कि दोस्तों हमारा पहला टॉपिक क्या था, तो पहले हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के पहले थ्योरेटिकल सारे पार्ट्स किए। उसके बाद फिर हमने उसके लॉन्स किए, फिर उसके हमने एग्जांपल्स की, शॉर्ट क्वेश्चंस किए। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया। तो यानी कि बात यह है कि ये मेरा और चैनल है। इससे पहले मैं और चैनल हर एक सब्जेक्ट यानी कि हर एक चैप्टर या आधे चैप्टर पर कोशिश करता हूँ कि एक चैनल बना लूँ। तो पहला जो चैनल बनाया मैंने फिज़िक्स का बनाया। तो उसके बाद दूसरा जो चैनल था वो मैंने तो इस तरह फिर मैंने चैप्टर नंबर 2 की सारी एग्जांपल्स भी आपको करवाई। तो इस तरह एक चैनल मेरा चैप्टर नंबर 2 पर है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पर जब मैं तो फिर चैप्टर नंबर 3 पर मैंने चैनल बनाया। तो चैप्टर नंबर 3 पर तकरीबन मेरे 2 या 3 चैनल बने। पहले मैंने कुछ लॉन्ग चैनल 1 में डाले, तो अगले में कुछ लॉन्ग और शॉर्ट डाले, तो अगले में फिर मैंने न्यूमेरिकल्स डाले, तो फिर अगले में एग्जांपल्स और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट डाले। तो इसी तरह जो मेरा चैनल नंबर 2, 3, 4 इसी तरह चैनल आधे चैप्टर्स पर भी हैं बड़े। तो इसी तरह फिर मैंने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया। तो उसके ऊपर पहले जैसे कि आपको पता है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी वगैरह और बायोलॉजी की डेफिनेशन, इस पर पहला चैनल बनाया। उसके बाद फिर मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पहले 2-3 मिलाकर जो पहले उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह थी, तो उसके ऊपर भी एक चैनल बनाया। तो उसके बाद दोस्तों मैंने फिर ऑर्गेनेलीज और टिश्यू लेवल पर भी एक सेल बनाया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो आज हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में बात करेंगे कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है। आज के दिन देखते हैं कि जितना भी हो सकता है यानी कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के आगे जो भी हम पढ़ सकते हैं तो कोशिश करेंगे कि उन सबको वाइंड अप कर दें। तो आज हम लोग ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों मेरे लेक्चर को अगर आप लोग गौर से समझेंगे तो आपको समझ आएगी। ये कहीं भी नहीं होता कि ये कहीं का भी असूल नहीं है कि आप समझे ना, दिमाग ना लगाएं और आपको समझ आ जाए। तो उम्मीद काफ़ी करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स पर तवज्जो करेंगे और मैं भी पूरी कोशिश के साथ आपको और पूरी मेहनत के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी कि तकरीबन ये तीसरा या चौथा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं, ऑर्गन्स कौन से होते हैं, किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सिमिलर होते हैं, कैसे होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद दूसरी हम बात करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल्स बनाते हैं। तो इसी तरह ये दोनों हम पढ़ेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे कि ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता और एनिमल्स में कम्प्लेक्स क्यों होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। तो पहली बात, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस और ऑर्गेनाइज टुगेदर इनटू अ ग्रुप एंड फॉर्म अ ऑर्गन। तो पहले आज की हमारी जो डेफिनेशन है वो ऑर्गन की है। तो मैंने आपको ऑर्गन की डेफिनेशन बता दी है। डिफरेंट टिश्यूज, तो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन
फंक्शंस एक जैसे हों, आर ऑर्गेनाइज टुगेदर, जो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हों, यानी कि फंक्शन एक ही नहीं होगा कि यानी कि एक जैसे होंगे। इसी तरह जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, तो एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो एक स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है, उधर स्टूडेंट को क्या क्या ज़रूरत है, एक उसको हवा की ज़रूरत है, एक उसको रोशनी की ज़रूरत है, तो ये रिलेटेड फंक्शंस पंखा और बल्ब जैसे करते हैं। तो इसी तरह जो टिश्यूज़ होते हैं डिफरेंट, वो मिलकर एक जो मकसद है ऑर्गन बनाते हैं, उनके फिर जो फंक्शंस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, एक ही नहीं होते। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं ऑर्गन की। ऑर्गन की डेफिनेशन है डिफरेंट टिश्यूज मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस और ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर to form an organ। तो मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज होती हैं उनके फंक्शन जो रिलेटेड होते हैं, एक जैसे फंक्शन, यानी कि बार बार मैं आपको कह रहा हूँ फंक्शन एक ही नहीं होता, रिलेटेड होते हैं। तो वो भी आपको एग्जाम्पल के जरिए इंशाल्लाह बताएंगे। तो पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। तो ऑर्गन को बनाने में एक दूसरे के साथ विलय होते हैं, तो इसको हम ऑर्गन कहते हैं। तो जैसे कि स्टमक इज एन ऑर्गन, तो ऑर्गन की एग्जांपल दे दूं पहले आपको, फिर आप एक ऑर्गन को ले लेंगे, फिर उसके ऊपर वजाहत करेंगे। ऑर्गन्स की एग्जांपल स्टमक, पैंक्रियाज। तो ये स्टमक, पैंक्रियाज, लंग्स, हार्ट, लंग्स, हार्ट, किडनी। तो दोस्तों ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। इस ऑर्गन्स की मैंने आपको अब एग्जांपल दी है। तो ये जो मैंने 3, 4 या 5 एग्जांपल्स, और भी कई ऑर्गन्स हैं, तो 5 जो मेन ऑर्गन्स हैं इनकी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो दोस्तों ये सब ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन बनती है डिफरेंट टिश्यूज, यानी कि हर एक ऑर्गन मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज से बना होता है। टिश्यूज मुख्तलिफ होते हैं, सेम नहीं होते, लेकिन उनके फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। फंक्शंस भी सेम नहीं होते, रिलेटेड होते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक हट के एक सपोज करके एग्जांपल देते हैं। तो एक क्लास है, तो उसको रोशनी की ज़रूरत है, उसको उसमें बच्चों को हवा की ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसे समझ लें बल्ब भी एक ऑर्गन है, पंखा भी एक टिश्यू है, और बल्ब भी एक टिश्यू है। तो ये पूरी क्लास एक ऑर्गन है। तो इसमें बल्ब और जो ये पंखा है, ये दोनों रिलेटेड फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि एक रोशनी दे रहा है, एक हवा दे रहा है, यानी कि जो चीज़ें उसको ज़रूरत होती हैं, तो वो रिलेटेड फंक्शंस, मकसद है वो परफॉर्म करने वाले टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो पहले जैसे कि हमने ऑर्गन्स की दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो इससे पहले हम ऑर्गन के बारे में कुछ लिख लेते हैं, फिर एक ऑर्गन की वजाहत कर लेंगे। They have specific
तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, लंग्स एक ऑर्गन है, तो उसका काम है कि ऑक्सीजन को फिल्टर करना, ऑक्सीजन यानी कि हार्ट तक पहुंचाना। हार्ट है, इसका काम है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना। तो किडनी का काम है वाटर को फिल्टर करना, साल्ट्स को फिल्टर करना। तो जैसा कि आपको मैंने मुख्तलिफ, जैसे स्टमक का है, फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को पोस्टीरियर एंड की तरफ ले जाना। पैंक्रियास को इसी तरह, जैसे फूड को मज़ीद डाइजेस्ट करना है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी फूड को मज़ीद डाइजेस्ट करना। तो दे हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। तो इनके जो फंक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक मखसूस होते हैं। इनके मकसद है कि हर एक का फंक्शन अपना अपना होता है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, तो इनके फंक्शंस स्पेसिफिक होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जिनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे मज़ीद बात करते हैं। उससे पहले एक, जैसे कि आपको मैंने कहा था, एक ऑर्गन को ले लेंगे, फिर ऑर्गन उसके ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके अंदर कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वो टिश्यूज़ क्या काम करते हैं, कौन से रिलेटेड फंक्शंस मिलकर वो करते हैं। तो इसी तरह हम आज ले लेते हैं, मसलन स्टमक ले लिया, आसान सा है, बुक में भी आपकी स्टमक है। तो स्टमक की अब मैं आपको बताऊं कि ये ऑर्गन कैसे है। अब स्टमक इज एन ऑर्गन, स्टमक एक ऑर्गन है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि खुराक की डाइजेशन के लिए, खुराक को हजम करने के लिए जो यानी कि ऑर्गन इस्तेमाल होता है, तो उसे हम कहते हैं स्टमक। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ रही होगी। तो स्टमक is an organ used for the digestion of food। तो बात क्लियर हो गई है कि ये डाइजेशन, खाने को हजम करने के काम जो ऑर्गन आता है, तो उसे हम कहते हैं स्टमक, यानी कि उर्दू में इसको हम कहते हैं मैदा। तो जैसे कि आपको पता है, मैदा जब आपका ख़राब होता है तो आप सही खाना नहीं खा सकते, आपका खुराक सही हजम नहीं होती, तो आपको जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी तरह ये स्टमक भी वही है जो आपकी खुराक को हजम करता है। तो अब स्टमक इज एन ऑर्गन यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ये डाइजेशन ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टमक हैज ऑर्गन, इसके अब टिश्यू कौन से होते हैं। स्टमक इज एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज, जैसा कि ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं। तो फिर इन टिश्यूज का क्या काम होता है इसमें। इसके पास एपिथेलियम टिश्यू होता है, जो कि यानी कि सेक्रेट, अब जो मस्कुलर टिश्यू होता है और जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, इनके फंक्शंस मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन फंक्शंस जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कमरे वाली एग्जांपल दी, तो अब मस्कुलर टिश्यूज क्या काम करते हैं और एपिथेलियम टिश्यू क्या काम करता है। तो जो मस्कुलर टिश्यू है वो पहले जब वो खुराक जाती है, फर्स्ट व्हेन फूड एंटर्ड इनटू आवर बॉडी, सो द एपिथेलियम टिश्यू सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है वो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है। तो अब उस गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करने का मकसद क्या होता है। तो उस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फूड को ब्रेक डाउन करता है। तो वो जब फूड को ब्रेक डाउन करता है तो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू फर्स्ट सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस इनटू आवर स्टमक एंड मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म कंट्रैक्शंस ऑफ द स्टमक वॉल। तो यानी कि जो मस्कुलर टिश्यूज हैं,
तो वो मैदे को कंट्रैक्ट करते हैं। इस तरह होता है मैदा, ये मैदा इस तरह होता है, तो फूड सारा मिक्स हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो स्टमक इज एन ऑर्गन हैज सेक्रेटरी एपिथेलियम जो सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में जैसे कि आपको पता है कि पेप्सिनोजिन फूड को छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि उसे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देता है, जिससे वो हाजमे में आसानी हो जाती है। तो उसके बाद जो मस्कुलर टिश्यू है वो स्टमक के वॉल्स को कंट्रैक्ट करता है, यानी कि इस तरह होने लग जाता है मैदा, तो सब कुछ मिल जाता है, तो फूड डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। तो आपने इन दोनों में देखा कि जो एपिथेलियम है बड़ा, वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, ये डिफरेंट फंक्शन है। जो मस्कुलर टिश्यू है कंट्रैक्शंस ऑफ वॉल्स और मसल्स ऑफ स्टमक करता है, तो ये भी एक मुख्तलिफ फंक्शन है। तो ये फंक्शन मुख्तलिफ है लेकिन ज़रूरी दोनों है। तो मकसद है कि ये रिलेटेड फंक्शन है, पर जैसा कि हमने टिश्यू की ऑर्गन की डेफिनेशन में पढ़ा था, डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस और ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। तो ऑर्गन को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज जो इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं, तो उनके जैसे कि हमने फंक्शंस डिफरेंट होते हैं लेकिन होते रिलेटेड हैं। तो इधर लिखते हैं स्टमक secretes, stomach has secretory epithelium and stomach has secretory epithelium and muscular tissue। जैसे कि हमने इनके फंक्शंस के बारे में बात की है, तो मैं अब लिख देता हूं इनके फंक्शंस। पहला है बड़ा सेक्रेटरी एपिथेलियम। तो सेक्रेटरी एपिथेलियम क्या करता है? secrete the gastric juice। तो ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है, तो वो पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो मदद करता है डाइजेशन में। तो ये फिर मैंने आपको इसके फंक्शन के बारे में बताया है कि एक जो टिश्यू है इसका ये फंक्शन होता है। अब दूसरे का फंक्शन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा जो हमने बात की है कि तो दूसरा टिश्यू हमारे पास है बड़ा, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू। तो अब मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म्स द कंट्रैक्शंस of the walls of muscles। muscular tissue performs the contractions of
जिसकी वजह से सारा फूड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है और डाइजेशन में आसानी होती है। तो ये तो हमने पहले पढ़ा कि ऑर्गन्स क्या होते हैं और ये टिश्यूज कैसे मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो फिर ऑर्गन एक स्पेसिफिक ऑर्गन को ले लिया और उसकी एक्सप्लेनेशन की, उसको मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको रेस करके जगह नहीं है। डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। तो ऑर्गन को बनाने में डिफरेंट टिश्यू जिनके फंक्शंस रिलेटिव हो, तो दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, इनके अपने मखसूस फंक्शंस होते हैं। तो देखिए कैसे। स्टमक इज एन ऑर्गन यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक एक ऑर्गन है जो फूड की डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद स्टमक है सेकेंडरी एपिथेलियम एंड मस्कुलर टिश्यू। तो स्टमक के पास दो किस्म के टिश्यू हैं जो उसकी डाइजेशन को आसान बनाते हैं। तो एक टिश्यू जैसे कि हमने बात की सेकेंडरी एपिथेलियम, सेक्रीट द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है। जो गैस्ट्रिक जूस अब क्या करता है कि वो उसमें पेप्सिन होता है, तो वो पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फूड की डाइजेशन में इजीली हमारी मदद करता है। तो उसके बाद मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म द कंट्रैक्शंस ऑफ द वॉल्स ऑफ द मसल। तो ये बात इंशाल्लाह जितना मैंने अब तक पढ़ाया है आपको समझ आ गई होगी। तो फिर हम आगे इसको मैं रेस कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन हैज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ, यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू होती है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स में, व्हिच लीड्स टू हेल्प द अकम्प्लिशमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स क्वालिटेटिवली एंड बोथ क्वालिटेटिवली यानी कि क्वालिटी के लिहाज से और क्वांटिटेटिवली तो क्वांटिटी के लिहाज से। तो दोस्तों अब तक जो हमने बात की थी ये स्टडी के बारे में, तो थोड़ा सा आप बोर हो गए होंगे, तो इस तरह आपको रिफ्रेश करने के लिए थोड़ी सी आपकी जो मकसद है कि आप नसीहतें वगैरह कर देते हैं, ताकि ये भी हमारा फ़र्ज़ है ताकि आपकी ये आगे मदद हो सके इससे। तो दोस्तों बात ये है कि आप ये बात अपने दिमाग में रख लें कि मेहनत करनी है। तो जो शख्स मेहनत करता है वो इस दुनिया के हालात को भी समझता है और इस दुनिया में कामयाबी पा जाता है। वो शख्स जो मेहनत करता है वो बुलंद मकाम को पहुंचता है। दुनिया में जितने भी लोग आए हैं जिन्होंने मकसद है कि दुनिया में ऊंचा नाम कमाया, जिन्होंने इस दुनिया में शोहरत कमाई, तो वो सब मेहनत करते थे, वो सब लोग मेहनती थे। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप लोग इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला आपको इस मेहनत का सिला भी देगा। अगर आप लोग मेहनत इसके बरअक्स अगर आप लोग मेहनत नहीं करते तो फिर आपका अंजाम बुरा हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपको उम्मीद काफ़ी है कि ये बातें समझ आ रही होंगी। तो दोस्तों हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी लाजमी कुदरत में छुपाई होती है। तो कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता। तो इंसान जो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है वो अपने अंदर जो खूबी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर दी है तो उसे निखारने की कोशिश करे। तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसे हमारे परवरदिगार अल्लाह ताला ने कोई खूबी से ना नवाजा हो। तो हर एक इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से एक लाजमी एक कोई ना कोई खूबी दी गई होती है। तो जब वो उस खूबी को निखारने की कोशिश में लगता है, पहले वो अपने अंदर ढूंढता है कि मेरे अंदर ये खूबी है, फिर जब वो उसको निखारने की कोशिश करता है तो इस कोशिश में इंसान बेहतरीन इंसान बनता है। तो आपको मेहनत के लिहाज से अपने एक अजीम शायर यानी कि जो हम तो नात वगैरह लिखते रहते हैं, एहसान दानिश की कहानी बताए।
तो एहसान दानिश एक ऐसा शख्स था जो बिल्कुल ही गरीब था, तो जिसके पास पहनने के लिए कपड़े ना थे, खाने के लिए रोटी भी ना थी, रहने के लिए घर तक भी ना था। तो वो जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी करके यानी कि प्रोफेसर लगा था, उसी यूनिवर्सिटी में जब वो छोटा था तो उसके कुएं से पानी निकालता था, उसी यूनिवर्सिटी में वो यानी कि मजदूरी करता था, तो इसीलिए उसे मजदूर शायर कहते हैं। तो अगर ये कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है नॉलेज के लिहाज से अच्छा है तो आपको बता दूँ, तो मजदूर शायर किसे कहते हैं, तो वो एहसान दानिश था। तो वो मेहनत करके, वो शख्स मेहनत करके एक बुलंद मकाम तक पहुंचा। उसने बहुत ही प्यारी शायरी लिखी, हम तो नात के बारे में, अल्लाह ताला की तारीफ के बारे में। तो फिर वो उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ वो काम करता था, जहाँ वो मजदूरी करता था, तो वो शख्स उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया। तो देखिए, आप ये ना सोचें कि हम ये नहीं कर सकते। अगर आप लोगों में ये बात होगी कि आप ये काम नहीं कर सकते तो वो काम नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ये काम हो सकता है, दुनिया में कोई काम भी नामुमकिन नहीं, तो आज देखें कि इंसान चांद तक पहुंच गया है, इंसान मरीज तक पहुंच गया है। ये है क्या चीज़, ये चीज़ यानी कि वहाँ तक पहुँचने में कौन सी चीज़ उससे मदद दी, तो वो है जुस्तजू। किसी भी चीज़ को देखें तो आप उसकी जुस्तजू रखेंगे, हमने देखना है कि इसकी जांच पड़ताल करनी है कि इसमें क्या है। तो इस तरह आप इंशाअल्लाह कामयाबी और तरक्की हासिल करेंगे और आपका एक नाम होगा इस दुनिया में। तो हर एक इंसान अपना नाम छोड़ जाता है, तो अच्छे इंसान की शोहरत अच्छे नाम से जानी जाती है और बुरे इंसान की बुरे नाम से। तो इसी तरह अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आपका, जब आप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएंगे तो आप लोग भी, आप लोगों की नस्लें भी आपको याद रखेंगी। आप लोगों के भी आने वाली जो नस्ल है, आपके आने वाले जो पाकिस्तान की नस्ल है, वो आपकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हम आज उनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहें। तो इल्म ऐसी चीज़ है, ऐसी लाजवाब दौलत है जो कभी भी जिसको जंग नहीं लगता। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि इल्म हम बस मैट्रिक कर लेंगे, एफएससी कर लेंगे या डॉक्टर बन जाएंगे तो हमारा तालीम से हमें छुटकारा हासिल हो गया। तो यही सोच इंसान को रटेल बनाती है। तो आप सोचें कि ये इल्म, आप चल रहे हैं, चलने से आप कुछ सीखें, आप बोल रहे हैं तो बोलने से कुछ सीखें, आप खेल रहे हैं तो खेलने से कुछ सीखें, आप सोच रहे हैं तो उससे भी सोचें, उससे भी कुछ सीखें। तो इल्म एक ऐसी दौलत है जिसको जंग नहीं लगता। तो एक यानी या फिर आयत का तर्जुमा है या एक हदीस का तर्जुमा है कि इल्म यानी कि माँ, ये शायद तकरीबन आयत है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करना। तो इल्म की अहमियत ये है। और इस बारे में एक और हदीस का तर्जुमा है कि क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इल्म वाले बे इल्म वालों से बरतर होते हैं। तो जिसके पास इल्म नहीं होता वो जाहिल होता है, और जिसके पास इल्म होता है वो शऊर वाला होता है। तो शऊर वाला इंसान को सब कुछ पता होता है, और ऐसे भी इल्म वाले ना बने कि आपको लोग जाहिल कहें, आपको बोलने का तरीका ना आता हो, आपको बात करने का ढंग ना आता हो। तो ये फिर इंसान के इखलाक ऐसे हैं कि वो अनपढ़ को भी शऊर वाला बना देते हैं। तो आपकी ज़बान आपके लिए एक यानी कि दौलत है। अगर आप इसको सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तो आप इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ज़बान ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़मीन से आसमान की तरफ ले जाती है। तो एक मरतबा एक वाक़या है कि एक मशहूर अंग्रेज़ बोलने इसी तरह कोई शायर था या फिर इसी तरह कोई किताब के जो मकसद है कि यानी कि इस फोल्डर से बात, यानी कि मकसद है कि बोलने, जैसे कोई स्पीच करने वाला या फिर कोई बोलने वाला स्कॉलर इसी तरह था। तो उसे कहा गया कि अपनी आखिरी ख्वाहिशें बताओ कि तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा सही सलामत छोड़ दो। तो उस शख्स ने कहा कि मेरे जिस्म का हर हिस्सा मुझसे अलग कर दो।
मेरे जिस्म, मेरी आंखें मुझसे खींच लें, मेरे हाथ मेरे काट दें, अब मेरी टांगें काट दें, तो एक जो हिस्सा है मेरे जिस्म का वो मेरे से जुदा मत करे। तो वो हिस्सा, उसी हिस्से की वजह से मैंने ये सब कुछ हासिल किया था, तो अगर ये आप खींच भी लेते हैं तो मैं ये सब कुछ उससे हासिल कर लूँगा। तो वो लोग बड़े परेशान हो गए, ये क्या कह रहा है, ये इंसान क्या चाहता है। तो उसने कहा कि आप मेरे जिस्म के सारे अज़ा मुझसे खींच लें, लेकिन मेरे जिस्म का जो मेरी ज़बान है तो इससे मुझे से जुदा ना करें। तो उम्मीद काफ़ी है कि ये बात काफ़ी है आपको समझाने के लिए। वो शख्स सिर्फ ज़बान के लिए, उसने कहा कि मैं इस ज़बान से सब कुछ वापस हासिल कर लूँगा, क्योंकि ये सब कुछ जो मैंने इज़्ज़त, शोहरत और जो भी मैंने कुछ हासिल किया इसी ज़बान की वजह से हासिल किया। तो बहरहाल आप मेरी ज़बान को छोड़ दें, तो आप देखें कि इंसान की गुफ्तगू, आप इंसान की ज़बान इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। तो दोस्तों उम्मीद काफ़ी है कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो ये बात मैं आपको इसलिए करता हूँ कि 20-30 मिनट बोल कर और आपको सुन कर भी परेशानी महसूस होती होगी, हिचकिचाहट महसूस होगी, तो इस तरह हम भी रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारा यानी कि ताज़ा दम हो जाते हैं और आप लोग भी रिफ्रेश हो जाते हैं। तो फिर हम अपने अब टॉपिक की तरफ लौट आते हैं। तो अब ऑर्गन सिस्टम वाला था कि अब द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सेलेक्टिव वैल्यू। तो ऑर्गन की जो फॉर्मेशन है उसकी सेलेक्टिव वैल्यू होती है, यानी कि कैसे द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन हैज अ सेलेक्टिव वैल्यू। द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन वो कैसे सेलेक्टिव वैल्यू, बिकॉज दिस लीड टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ द फंक्शंस बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, यानी कि क्वालिटी के लिहाज से और क्वांटिटी के लिहाज, मिकदार के लिहाज से और उसकी क्वालिटी के लिहाज से फंक्शन की अकम्प्लिशमेंट को पूरा करने के लिए ऑर्गन की सेलेक्टिव वैल्यू, फॉर्मेशन की सेलेक्टिव वैल्यू होती है। यानी कि ऑर्गन एक सेलेक्टिव यानी कि चुनी गई वैल्यू से बने होते हैं, तो इस वजह से वो अपने फंक्शन को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली यानी कि पूरा कर सकते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन हैज सेलेक्टिव वैल्यू बिकॉज this leads to an effective accomplishments of the organs both quantitatively and qualitatively. The formation of organ has selective value because this leads to an effective accomplishment of the functions of organ. तो ऑर्गन की जो फॉर्मेशन है उसकी सिलेक्टिव वैल्यू होती है, चुनी गई एक वैल्यू होती है उनकी फॉर्मेशन, उनकी बनावट के लिए, जो उनके फंक्शंस को इफेक्टिव और यानी कि अच्छे अंदाज से और बहुत ही दुरुस्त अंदाज से पूरा करने में क्वालिटी के लिहाज से भी और क्वांटिटी के लिहाज से भी मददगार साबित होती है।
होती है। तो इस वजह से इसकी फॉर्मेशन में सेलेक्टिव वैल्यू होती है ऑफ ऑर्गन्स। तो उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल इज, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल इज much complex in animals than in the plants. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो बहुत एनिमल्स में ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है, यानी कि ज़्यादा पाए जाते हैं ऑर्गन्स, ज़्यादा हर किस्म के एनिमल्स में ऑर्गन्स पाए जाते हैं देन इन द प्लांट्स, बनिस्बत प्लांट। तो अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है बिकॉज द ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन द एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स में ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती है। तो वो कैसे? जैसा कि इंसान बोल सकते हैं तो प्लांट्स बोल नहीं सकते, इंसान चल सकते हैं तो प्लांट्स चल नहीं सकते। तो ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द complexity of the organ system in the animals then in the plants। तो उम्मीद काफी करता हूँ कि ये भी आपको बात समझ आई होगी। उसके बाद organ system is the system in which whole function involved in the one process। तो इस बात को भी गौर से सुने कि ऑर्गन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारा फंक्शंस ऑर्गन्स वाला एक ही प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो अब इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। तो इंसान की बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम ले लें, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। तो जैसे आप ले लें डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन सब के फंक्शंस होते रिलेटेड हैं बट होते डिफरेंट। तो इसलिए बात ये कहता है कि ऑर्गन सिस्टम इन द सिस्टम, तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि ऑर्गन सिस्टम इज द सिस्टम इन विच होल फंक्शन इन्वॉल्व्स इन द वन प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात की समझ आ रही होगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलो इंशाल्लाह अगर फर्ज करें कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स करते हैं। अगर कुछ समझ नहीं भी आ रहा तो कोई शख्स, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो मैं इंशाल्लाह आप जो लिखेंगे तो उसका एक अच्छा सा रिस्पांस दूंगा। तो आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में लिख दिया करेंगे तो इससे मुझे भी फ़ायदा है कि मैं अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर दूंगा। तो इंसान वो बेहतर है जो अपनी गलतियों को दुरुस्त करे। तो मैं एक परफेक्ट इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैं वैसे भी एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ और इधर फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक मेरी एफर्ट है। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे।
तो इसको हम रेस कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। तो अब इसके बाद तो अब द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन the organ level of organization is यानी कि ऑर्गन लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट्स then in the animals. So the organ level organization is much less definite in the plants than in the organs. तो जो organ system level है, जैसा कि digestive system, इस तरह के system organ system level, जैसे stomach है, इस तरह के organs तो लेस डेफिनेट कम पाए जाते हैं तो प्लांट्स में बनिस्बत एनिमल्स के। तो इसकी आपको वजह क्या है? इसकी वजह ये है, इट इज ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन द एनिमल्स देन इन प्लांट्स। दैट्स व्हाई द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच हायर डेफिनेट इन द एनिमल्स देन इन द प्लांट्स। तो इंशाल्लाह यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद we must distinguish between the root system, shoot system, leaves, reproductive parts. तो clear cut functions are assigned to each of them. तो इन हर एक को मुख्तलिफ फंक्शंस दिए गए हैं। तो जैसा कि रूट्स का फंक्शन है एंकरिंग द प्लांट, प्रोक्यूरिंग वाटर, तो इसी तरह लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड। उसके बाद शूट्स यानी कि सपोर्ट द एंटायर प्लांट्स, और फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये सारे जो आपको मैंने ऑर्गन्स बताए हैं तो इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो we must distinguish between roots, stems, roots, shoots, उसके बाद leaves, flowers। तो क्लियर फंक्शंस are assigned to each of them. We must distinguish between root systems, stem systems, leaves, flowers. Different functions are assigned to each of
होता है, तो इनमें से हर एक के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, किसी के भी रिलेटिव फंक्शंस नहीं होते, तो हम इनके यहाँ फंक्शंस लिखते हैं। तो पहला है जैसे कि रूट्स, calling plant procuring water, तो आगे फिर तीसरा जो है, दूसरा है फिर शूट्स का क्या फंक्शन होता है? इट सपोर्ट्स द होल प्लांट, यानी कि रूट्स का जो फंक्शन है, कॉलिंग द प्लांट, प्रोक्यूरिंग द वाटर, शूट्स का इट सपोर्ट्स द होल प्लांट, तो ये पूरे के पूरे प्लांट को सपोर्ट करती है। तो अब तीसरी लीव्स है, तो लीव्स का क्या फंक्शन होता है? तो इधर रेस कर देते हैं जगह, जैसे आपको पता है कि काम पड़ गई है, चलो इधर लिख लेते हैं लीव्स। तो लीव्स का फंक्शन है, लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड, यानी कि लीव्स फूड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, फूड को बनाने के लिए। वो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं जो फूड की मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसे रेस कर देते हैं। फंक्शन ऑफ लीव्स इधर लिख लेते हैं, ऊपर इधर जगह थोड़ी नीचे मुश्किल होती है लिखने में। फंक्शंस लीव्स, function of leaves, तो leaves are the primary organs for the food manufacture। तो लीव्स वो प्राइमरी यानी कि बुनियादी ऑर्गन्स हैं तो बात यह है कि लीव्स भी ऑर्गन्स हैं, जो पत्ते होते हैं दरख्तों पर, ये भी ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन में भी टिश्यूज होते हैं, तो आप देखेंगे एक ये भी ऑर्गन्स हो सकते हैं, रूट्स भी ऑर्गन्स होते हैं, शूट्स भी ऑर्गन्स होते हैं। तो लीव्स आर प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर द फूड मैन्युफैक्चर, जिनमें प्लांट्स का जो फूड होता है वो मैन्युफैक्चर्स होता है। तो अब चौथा और आखिरी जिसका हमने फंक्शन लिखना है वो है फ्लावर्स। Flowers are reproductive
parts and for the next generation. तो ये नेक्स्ट जनरेशन को बनाने में जैसे कि एक फूल से एक नया पौधा निकलता है तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, एक फूल है उससे दूसरा पौधा, उससे दूसरा पौधा, तो इसी तरह ये नेक्स्ट जनरेशन के काम आते हैं। तो ये तो थे फंक्शंस ऑफ जो ऑर्गन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो उसके बाद आखिरी लाइन इसकी है द complexity of the organs in the animals is more than in the animals. तो जानवरों में जो ऑर्गन सिस्टम पेचीदगी की वजह है, क्या है वजह? और वजह भी लिखते थे, ड्यू टू ग्रेटर range of activity in the plants than in the animals. तो इनमें फंक्शंस परफॉर्मिंग जो फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि हमने आज ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा है। तो आज का जो हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पहला टॉपिक था तो वो आज इख्तिताम पजीर हुआ। तो अभी इसके बाद टाइम कितना बचता है तो उसमें देखते हैं क्या पढ़ा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर शुरू से रिवाइज करवा दूँ। तो डिफरेंट टिश्यूज यानी कि डिफरेंट टिश्यूज मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर जैसे कि आपने देखा स्टमक एक ऑर्गन है, उसमें दो ऑर्गन्स होते हैं, स्केटरी एपिथेलियम और दूसरा अपना मस्कुलर टिश्यू। तो इस तरह ये दोनों मिलकर फंक्शन डिफरेंट बट रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो ये ऑर्गन्स बनते हैं। उसके बाद फिर हमने बात की कि इनकी सिलेक्टिव वैल्यू फॉर्मेशन की होती है क्योंकि ये फंक्शन की कंपोजिशमेंट के लिए लाजमी होते हैं। तो उसके बाद हमने बात की कि एनिमल्स में ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसके बाद फिर हमने बात की ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें ये सारा फंक्शंस डिफरेंट इस तरह के जो होते हैं मिलकर एक फंक्शन यानी कि ऑर्गन सिस्टम होता है। तो उसके बाद हमने प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम की बात की, रूट्स के फंक्शन के बारे में बात की। रूट्स का फंक्शन क्या है? रूट्स का फंक्शन था एनकरिंग ऑफ प्लांट, प्रोक्योरिंग ऑफ वाटर, इस तरह शूट का होल प्लांट को सपोर्ट करना। उसके बाद लीव्स जो प्राइमरी ऑर्गन से फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसके बाद हमने बात की लीव्स की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन बनाने के काम आते हैं। तो ये उसके बाद हमने बात की कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिमल्स में क्यों कम्प्लेक्स होता है और प्लांट्स में क्यों नहीं होता। तो इसकी वजह ये है कि एनिमल्स में ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ थी। तो अब आज का हमारा दूसरा टॉपिक है अब वो इंडिविजुअल लेवल, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो फिर एक इंडिविजुअल यानी कि ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हैं, दीज आर द इंडिविजुअल, तो ये इंडिविजुअल होते हैं। तो दोस्तों अब उसके बाद मैं डस्टर उठा लूँ, इसको रेस कर देते हैं।
टॉपिक नंबर 2, फिर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम है, बिस्मिल्लाह करते हैं। टॉपिक नंबर 2 का नाम लिखते हैं पॉपुलेशन लेवल, इंडिविजुअल लेवल। Different organs and organ system level combine to form an individual. Organ system are organized together to form an individual level. लेवल और या फिर ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बनाते हैं, कैसे? तो हमारी बॉडी जैसे है इंसान, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इस तरह के जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक इंडिविजुअल बन जाता है। Individual, each organism has its own individuality, यानी कि इंफरादियत। तो यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म की इंफरादियत होती है, तो यानी कि वो एक ही होता है, यानी कि अपनी किस्म का। तो आप इसकी मजीद इसके बारे में बात करते हैं। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट from the others in the certain respects। कुछ रेस्पेक्ट्स के यानी कि जैसे ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स, किसी न किसी मामले में दूसरे जानदार से मुख्तलिफ होता है। तो आप खुद को देख लें, आप लोग इंसान हैं, तो आप एक दूसरे इंसान से अगर मिलते भी हों तो कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होंगी जो आपको उससे यानी कि इंडिविजुअल अलहदा कर दें। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स लेवल आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल लेवल और ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब इन ऑर्गन्स वेरियस सिस्टम प्रोसेसेस एंड फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कोऑर्डिनेटेड होते हैं। वेरियस फंक्शंस and activities are
ऐसे कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, प्रोसेसेस, ये सारे कोऑर्डिनेट यानी कि इकट्ठे काम करते हैं। तो इसको रेस कर देते हैं, मिसाल ऊपर लिख लेते हैं। तो लिखने से बेहतर है आपको मैं ज़बान समझा देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, एक मिसाल के तौर पर जब हम एक हार्ड एक्सरसाइज में होते हैं, यानी कि भाग रहे हैं, तो नॉट आवर बॉडी मसल्स वर्किंग बट दैट देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट इंक्रीज मसल्स, ताकि वो ज़्यादा फूड मसल्स को दें और जो भागने के लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह इसमें एक तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, एक दूसरा मस्कुलर फंक्शन, इसी तरह सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो एक यानी कि एक फंक्शन परफॉर्म करता है तो दूसरा भी उसके साथ लाजमी होता है। तो इस तरह कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होता कि एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो और दूसरा फंक्शन दूसरा सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म ना कर रहा हो, तो दिस इज इम्पॉसिबल। तो आज मुझे उम्मीद काफ़ी है कि आपको मेरा ये लेक्चर जो मैंने करीबन 1 घंटे से ऊपर का बनाया है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का और उसके बाद इंडिविजुअल लेवल का, तो इससे आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है। उम्मीद काफ़ी है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आगे आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मज़ीद वीडियोस पहुंचती रहेंगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, और अगर कुछ अच्छा लगे तो वो भी कुछ अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। तो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।